हेलो गाइस, ये हमारे लाइरिंग्स का सेकंड पार्ट है। तो अब हम इसमें डील करने वाले वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग को, पैलेटाइन टॉन्सिल को और ऑडिटरी ट्यूब को। इतनी चीज़ों को हम डील करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग क्या है? एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। हमारे पास में कुछ लिम्फॉइड टिश्यू के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो किसी रिंग में होते हैं। जैसे कि ये है हमारी वॉल्डेयर लिम्फॉइड रिंग। तो वॉल्डेयर लिम्फॉइड रिंग क्या है कि जितना भी हमारे पास में एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन का मीन्स होता है ग्रुप। तो लिम्फॉइड टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो हमारे पास में होता है, जो कि नेज़ोओरोफेरेंजियल स्थमस से रिलेट करता है। और वहाँ पे हमारे पास में लिम्फॉइड टिश्यूज़ के कुछ एग्रीगेशंस होते हैं, वही होती है हमारी वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। है ना, वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीगेशन होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो ग्रुप होते हैं वो होता है पैलेटाइल टॉन्सिल। है ना, पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में ही हम डील करेंगे कि इसके क्या है, टू बॉर्डर सरफेसेस, उसके पोल्स, है ना। बाकी जो चीज़ें जैसे कि नैरोफेरेंजियल टॉन्सिल, तो नैरोफेरेंजियल टॉन्सिल भी पोस्टीरियरली और ऊपर की तरफ होता है, ये पीछे की तरफ होता है और एबो होता है। ठीक है, उसके बाद में लेटरल में हमारे पास में दो दिख रहे हैं, अपर साइड में लेटरल और अब अपर में टॉन्सिलर ट्यूबल टॉन्सिल है। फिर उसी से आर्टिकुलेट करके है हमारे पास में ऑडिटरी ट्यूब। फिर नीचे में लेटरल और पोस्टीरियर में हमारे पास में इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट दिए हुए, और फिर पोस्टीरियर में है हमारे पास में लिंगुअल टॉन्सिल। जो लिंगुअल टॉन्सिल है ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है और ये टंग के डॉर्सम में होता है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे पास में। ये हमारी वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे पैलेटाइल टॉन्सिल को डिस्कस। तो ये हमारी वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग हो गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग जो है वो एक ऐसी रिंग है जहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। ठीक है, उसमें से भी इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है पैलेटाइल टॉन्सिल। हम पैलेटाइल टॉन्सिल को बहुत डीपली देखेंगे कि वो कैसा होता है। लेटरल और बिलो की तरफ होता है हमारे पास में पैलेटाइल टॉन्सिल। ऑडिटरी ट्यूब भी होते हैं लेटरल और एबो में। अपर में होता है हमारे पास में नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, लोअर में होता है लिंगियल टॉन्सिल, और फिर ये इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। अब हम पढ़ेंगे पैलेटाइल टॉन्सिल। पैलेटाइल टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल जो है इसका मतलब होता है स्वेलिंग। ये हमारी टंग है, टंग के ऊपर में ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये ओव्यूला है ना। सॉफ्ट पैलेट से ये मसल्स है जो यहाँ से जा रही है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इन्फीरियर। फिर बकोफेरेंजियल फेशिया है, फिर यहाँ से वेनस फ्लेक्सेस जा रहे हैं हमारे पास। ये जो है मैंडिबल करें, इस मैंडिबल ऊपर होगा, मैक्सिलर नीचे होगा। और फिर ये हमारे पास में है मिडल ट्रिगॉइड इधर साइड में, क्योंकि मिडल साइड में, और ये लेटरल साइड में तो इसे मास्टियर बोलेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो फेशियल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी और बक्कोफेरेंजियल फेशिया के बीच में हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पहला हमें मिलता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो 9th क्रेनियल नर्व होती है। और ये जो ऑरेंज कलर का ये है स्टाइलोग्लॉसस है। फिर ये हमारे पास में सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है टंग के नीचे में इधर पे। फिर उधर ऊपर में पैरोटिड होती है, इधर साइड में नीचे में सब लिंगुअल होती है ना। ये सब मैंडिबुलर है। फिर टंग है, तो ये जो हमारे पास में क्लेफ्ट दिख रहा है ये हमारे पास ऊपर साइड में अगर देखें तो ये टॉन्सिलर है और इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट है। इधर साइड में ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है पैराटॉन्सिलर वेन, और ये हेमी कैप्सुलर टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्टिकल सेक्शन टॉन्सिल का। टॉन्सिल का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना। तो जो टॉन्सिल होता है या टॉन्सिलर साइनस या फोसा जो होता है ये कहाँ पे होता है? पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल के बीच में, है ना। पैलेटोग्लॉसल मतलब पैलेट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसके नीचे। तो ये ग्लॉसल मतलब टंग होता है, तो पैलेटोग्लॉसल, और पीछे में यहाँ पे फेरिंग्स होगा, तो पैलेटो फेरेंजियल आज इन दोनों के बीच में जो टॉन्सिल होता है उसे हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, अब पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ये जो वाला उस वो आलमंड शेप का है। ठीक है, तो इसके दो सरफेसेस होते हैं, मिडिल और लेटरल, है ना। मिडिल और लेटरल दो सरफेसेस हो गए। दो बॉर्डर्स होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दो पोल्स होंगे अपर एंड लोअर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या है। तो जो पैलेटाइल टॉन्सिल है वो ऑक्यूपाई करती है टॉन्सिलर साइनस, मतलब कि जो पैलेटोग्लॉसल आर्च और पैलेटोफेरेंजियल आर्च उसके बीच में होती है, आलमंड शेप की होती है। इसमें दो सरफेसेस होते हैं, मिडिल और लेटरल, है ना। जो मिडिल वाला है वो कवर्ड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम से, है ना। ये इसकी कवरिंग होती है मिडिल वाले की। और इसके जो माउथ में कंटिन्यू होता है तो इसके माउथ के सरफेस में 12 से 15 क्रिफ्ट बनती है ना, क्रिफ्ट बनती है। और सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो इंट्रा ट्रॉन्सिलर क्लिफ्ट होता है, जिसे हम क्रिफ्टा मैग्ना भी कहते हैं। तो ये हमारे मीडियल सरफेस में होता है।
फिर हमारे पास में लेटरल सरफेस आती है। तो जो लेटरल सरफेस होती है वो फेशिया की सीट से कवर होती है ना, और बनाती है हेमी कैप्सुलर ऑफ टॉन्सिल, ये बनाती है। और ये जो कैप्सूल है ये एक्सटेंड होती है फेरेंगो बेसिलर फेशिया में। हाँ, मैंने कहा लेटरल वाले जो है सरफेस वो सीट ऑफ फेशिया से होगा, हेमी कैप्सुलर है ना, हेमी कैप्सुलर टॉन्सिल से कवर होगा। और फिर ये जो कैप्सूल है ये एक्सटेंड होगी फेरेंगो बेसिलर फेशिया से, है ना। फेरेंगो बेसिलर फेशिया ये बक्को है, उसके पहले ही था इधर पे फेरेंगो बेसिलर फेशिया, उससे कवर होती है, उस तक के एक्सटेंड होती है। और ये लूजली अटैच्ड होती है फेरिंग्स की मस्कुलर वॉल से। फेरिंग्स इसके पीछे जो फेरिंग्स होगा उसकी मस्कुलर वॉल से लूजली अटैच्ड होगी हमारी। और क्या बनाएगी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बनाएगी। ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इधर स्टाइलोग्लॉसर, तो स्टाइलोग्लॉसर और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को फॉर्म करती है हमारी कौन सी, ये जो कैप्सूल है। ठीक है, ये जो लूज अटैच मस्कुलर वॉल है ये हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और स्टाइलोग्लॉसर को फॉर्म करती है। अगर हम इसके एंटीरियर और इन्फीरियर की बात करें, एंटीरियरली इन्फीरियर इधर साइड में, तो यहाँ क्या होगा कि जो कैप्सूल होता है वो एडहरेंट हो जाता है टंग की साइड में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इधर स्टाइलोग्लॉसम दोनों फॉर्म कर रहे हैं। ये जो कैप्सूल है ये एंटीरियरली सामने तो है लेकिन इन्फीरियरली है, तो एंटीरियर इन्फीरियरली ये टंग से एडहरेंट हो जाता है, चिपक जाता है टंग से। ठीक है, तो यही चीज़ बोली है ये यहाँ पे। और ये जो इंसर्शन है पैलेटोग्लॉसल का, पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल मसल का यहाँ पे इंसर्शन हो जाता है इसी सस्पेंटेड लिगामेंट के ऊपर। फिर टॉन्सिलर आर्टरीज होती है वो भी एंटर करती है, तो टॉन्सिलर आर्टरी में जो है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को पियर्स करके मतलब कि छेद करके जाएगी अंदर में। फिर पैलेटोग्लॉसल वेन, पैलेटाइन वेन या फिर एक्सटर्नल पैलेटाइन, ये पैराटॉन्सिलर, ये जो तीन नाम है उसके सिनोनिम्स हैं जो कि कैप्सूल ये भी फेरिंग्स की वॉल को पियर्स करके टॉन्सिल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं बेड ऑफ टॉन्सिल। अब टॉन्सिल की जो बेड है वो कैसे फॉर्म होगी, फेरिंगोबैसिलर फेशिया आएगा, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और पैलेटोफेरेंजियल मसल आएगी, बकोफेरेंजियल मसल आएगी, और लोअर पार्ट में हमारे पास में स्टाइलोग्लॉसल है और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, मतलब कि 9th जो है वो क्रेनियल नर्व हमारे पास में फेशियल आर्टरी। ये जो फेशियल आर्टरी है ये टॉन्सिल और ये पैलेटाइल ब्रांच की असेंडिंग पैलेटाइल ब्रांच है ये। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से 2.5 सेंटीमीटर मतलब कि पोस्टीरियरली होगी हमारे टॉन्सिल की, क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर है हमारे कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। अगर हम इसकी एंटीरियर बॉर्डर देखें, अब दो सर्फेसिस हो गई हमारे पास में, मिडिल और लेटरल सर्फेसिस। अब दो बॉर्डर्स हैं ना, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो पैलेटोग्लॉसल आर्च से रिलेट करती है, उसकी पैलेटोग्लॉसल आर्च और उसकी मसल्स के साथ में रिलेट करती है। और जो पोस्टीरियर वाली है वो रिलेट करती है पैलेटोफेरेंजियल आर्च और उसकी मसल्स से। फिर इसके दो पोल्स हैं, अपर पोल्स जो है वो सॉफ्ट पैलेट से रिलेट करेगा, जो लोअर पोल है वो रिलेट करेगा टंग से। ठीक है, फिर हमारे पास में 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि प्लीका ट्रायंगुलरिस, है ना। जो प्लीका ट्रायंगुलरिस है ये एक ट्रायंगुलर वेस्टिजियल फोल्ड है किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि कवर होती है मतलब कि इसके एंटेरो इन्फीरियर पार्ट पे ये टॉन्सिल से कवर होती है। ठीक है, तो प्लीका ट्रायंगुलरिस जो है ये ट्रायंगुलर वेस्टिजियल फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि एंटेरो इन्फीरियरली टॉन्सिल को से कवर होती है। फिर सेकेंड टर्म हमारे पास में प्लीका सेमिल्यूनारिस, है ना। तो ये जो होती है ये सेमिल्यूनर फोल्ड होती है जो कि टॉन्सिलर साइनस के अपर पार्ट से क्रॉस आउट होती है। ठीक है, तो ये है प्लीका सेमिल्यूनारिस। फिर इंट्रा ट्रॉन्सिलर क्लेफ्ट, तो इंट्रा ट्रॉन्सिलर क्लेफ्ट जो है ये लार्जेस्ट क्लेफ्ट होता है ना, लार्जेस्ट क्लेफ्ट है हमारे टॉन्सिल का। क्योंकि जब हमने टंग होती है एंटीरियर पार्ट जो होता है ना, मिडिल पार्ट जो होता है जिसमें इसके 12 से 15 क्लेफ्ट जो होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं। तो वहाँ पे भी जो लार्जेस्ट वाला था जिसे हम क्रिफ्टा मैग्ना या फिर इंट्रा ट्रॉन्सिलर क्लेफ्ट कह रहे थे, तो वही जो है इंट्रा ट्रॉन्सिलर क्लेफ्ट ये लार्जेस्ट क्लेफ्ट होता है टॉन्सिल का, जो कि अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है टॉन्सिल के। और जब भी अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है तो अब कोई भी चीज़ अगर ऊपर में प्रेजेंट होगी तो उसे इंट्रा ट्रॉन्सिलर ना बोल के सुप्रा ट्रॉन्सिलर क्लेफ्ट या फोसा ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत होता है कि वो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे सुप्रा ट्रॉन्सिलर कहना है। वो सुप्रा ट्रॉन्सिलर
फोसा या क्लेफ्ट नहीं होता, वो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट होता है, वो अपर साइड में होता है, लेकिन हम उसे सुप्रा का नाम नहीं दे सकते, ये रॉन्ग नेम है उसका। ठीक है। फिर इसका जो माउथ का जो क्लेफ्ट है उसका जो शेप होता है वो सेमिलुनार होता है और डोर्सम ऑफ टंग के पैरेलल होता है। ठीक है। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारे पास में जो सेकेंडरी या सेकेंड फेरेंजियल पाउच होता है उसमें इंटरनल ओपनिंग्स होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और पेरिटॉन्सिलर एप्सिस मतलब कि जो क्लेफ्ट के पीछे बिगिंस मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है, उससे ये डिनोट करता है। ठीक है। तो ये हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल कंप्लीट हुआ। अब उसकी आरटीएल सप्लाई देख लेते हैं। आरटीएल सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, इसकी दो ब्रांचेस होगी। जो मेन सोर्स होगा वो होगा टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी का टॉन्सिलर ब्रांच जो है ये उसकी मेन सोर्स है। और जो अदर सोर्स में आ जाएंगे या एडिशनल सोर्स जैसे भी, तो उसमें आएगी असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच। और दूसरा है डॉर्सल लिंगम ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी की डॉर्सल लिंगम लिंगुअल ब्रांच। फिर असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच होगी। फिर नेक्स्ट है ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये जो चार आर्टरी है ये हमारी अदर सोर्स में आ जाएगी। और टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी जो है ये मेन सोर्स में आ जाएगी टॉन्सिल के एट्रियल सप्लाई में। फिर वेनस ड्रेनेज को देखें तो यहाँ पे पैराट्रॉन्सिलर वेन होगी, है ना। पैराट्रॉन्सिलर वेन क्या होगी, जैसे एक या उससे ज़्यादा वेन जो है अगर हमारे डीप सर्वाइकल मतलब टॉन्सिल के डीप सरफेस में लोअर पार्ट को अगर छोड़ देती है तो वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को पियर्स करती है ना। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को जब पियर्स करेगी तो फिर वो पैलेटाइन और फेरेंज या फिर फेशियल वेन से जा कर के जुड़ जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पैराटॉन्सिलर वेन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर लिम्फॉइड ड्रेनेज, लिम्फॉइड ड्रेनेज में क्या है, लिम्फ जो है वो पास होता है जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड से। मतलब कि जो हमारे लिम्फेटिक हैं उसके पास में इफेरेंट लिम्फाइट जो लिम्फेटिक्स जो है टॉन्सिल के वो नहीं होते हैं, इसीलिए हमें जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड का जो है वो हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज से लिम्फ से पास होता है। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो नर्व सप्लाई में हमारे पास में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और लेसर पैलेटाइन नर्व, ये दो नर्व आती है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है ये 9th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व जो है वो आपको पूरी 12 क्रेनियल नर्व याद करनी है कैसी कैसी होती है, उसमें से कौन सी मोटर होती है, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्रेनियल नर्व बहुत जगह यूज़ होती है। अगर हम पैलेटाइन की जो हिस्टोलॉजी देखें तो इसकी अगर हिस्टोलॉजी देखें तो हमारे जो पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं वो ओरोफेरेंजियल इस्थमस में सिचुएटेड होते हैं, है ना। ओरोफेरेंजियल इस्थमस में सिचुएटेड होंगे और वो कवर्ड होते हैं, जो ओरल एस्पेक्ट पे कवर होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड क्वामस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम। अब ये जो नॉन ये वाला जो है स्ट्रेटिफाइड क्वामस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम, जब हमने लैरिंग्स के पार्ट्स पढ़े थे उसमें से जो मिडिल पार्ट था ना ओरोफेरिंग्स, तो ओरोफेरिंग्स जो है उसको भी हमारा कवर किया था स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम ने। और पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ये भी ओरोफेरिंग्स में है, इसीलिए इसे भी कवर कर रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम। ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो कवर करेगा। उसके बाद में जो टिश्यू है या क्रिप्स है उसमें ड्रिपिंग होगी। फिर इसमें लिम्फोसाइट्स जो है उसके साइड्स में वो जो क्रिप्ट जो बने हैं नोड्यूल्स में जो क्रिप्ट बने हुए हैं उसके साइड में लाई करेंगे ये लिम्फोसाइट्स। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। ठीक है। तो ये है हमारी हिस्टोलॉजी। अगर हम क्लिनिकल एनाटमी देखें तो क्लिनिकल एनाटमी में 3 चीज़ आ जाएगी जो बहुत अभी इसमें से जो ये 2 टर्म जो है ये तो आपको बहुत इजी से लगेगी। टॉन्सिलेक्टॉमी, टॉमी का यूज़ कब करते, जब हम किसी भी चीज़ का सर्जिकल रिमूवल करते तो उसे हम टॉमी लगा देते। तो हम सर्जिकल मेथड से अगर हम टॉन्सिल का रिमूव करते तो उसे टॉन्सिलेक्टॉमी कहते। और आइटिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इन्फ्लामेशन होना, तो टॉन्सिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन इन टॉन्सिल। या फिर जब हमारे ये जो टॉन्सिल है जब हम ऑडिटरी ट्यूब देखेंगे तो ऑडिटरी ट्यूब जो है ये हमारे मिडिल ईयर कैविटी से कनेक्टेड होता है। तो जब उसमें टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे ईयर में पेन होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पेन इन ईयर लिखा है। वो भी किसकी वजह से होगा, क्योंकि ईयर में कौन सी नर्व जाएगी, हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जाएगी। तो 9th क्रेनियल नर्व की इन्फ्लामेशन से या उसमें ब्लॉकेज आ जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे मिडिल ईयर में पेन होगा और फिर टॉन्सिल को इन्फ्लामेशन, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। फिर है लास्ट वाला जो सिम्टम है कीलियंस डेहिसेंस। ये जो है कीलियंस डेहिसेंस जैसे
ये है मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स में ये हमारा जो लोअर पार्ट है, लियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है उसकी यहाँ पे अगर गैप हो जाता है या इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इसोफेगस के बीच में यहाँ पे कोई गैप हो जाए, ऐसे कोई ट्राइंगुलर गैप हो जाए और यहाँ पे कुछ सा लिगामेंट सा आ जाए, तो ये होता है हमारा कीलियंस डेहिसेंस, ठीक है। इंफीरियर पार्ट, ये हमारा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब क्रीकोफेरेंजियल। तो क्रीकोफेरेंजियल है मतलब कि फेरेंज की पोस्टीरियर वॉल से होगा। थायरोफेरेंजियल जो है एक सिंगल शीट ऑफ मसल है जो कि ओवरलैप करती है सुपीरियर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में, है ना। जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है ये मिडिल और सुपीरियर पे क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का जो थायरो फेरेंजियल पार्ट है वो मिडिल में ओवरलैप करता है। जो क्रीकोफेरेंजियल पार्ट है वो तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के पीछे वाला पार्ट है, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को दो पार्ट में, थायरो फेरेंजियल पार्ट और क्रिकॉइड कार्टिलेज के पीछे वाला क्रीकोफेरेंजियल पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। तो इसोफेगस जो है, फेरिंग्स जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है वो इसोफेगस से कंटिन्यू होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पेस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कीनियंस डेहिसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, जैसे वीक पार्ट लाई बिलो द वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड है मतलब कि क्रिकॉइड लेमिना, है ना। तो क्रिकॉइड लेमिना, जब जब हमने क्रिकॉइड कार्टिलेज पढ़ा था तो उसमें क्रिकॉइड लेमिना पढ़ा था। क्रिकॉइड लेमिना में वोकल फोर्ड्स थी जिसमें एडर्शन एबडक्शन एडक्शन ये चीज़ें हो रही थी, है ना। तो स्पीक में, फोनेशन में, लेस ब्रीथिंग में, हाई ब्रीथिंग में, वहाँ पे फोनेशन एडक्शन एबडक्शन हो रहा था वोकल फोल्ड का। जब हमने क्रिकॉइड लेमिना पढ़ा तो क्रिकॉइड लेमिना में वोकल फोल्ड जो है उसका जो वीक पार्ट होता है वो वोकल फोल्ड के नीचे होता है, और क्रिकॉइड फेरेंजियल स्पिंचर जो है वो नीचे में मोटा सा हो जाता है ना। ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है, यहाँ से जो इंस्पिंचर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ गई है तो हमारा होता है कीलियन डेहिसेंस, ठीक है। तो ये है हमारी कीलियन डेहिसेंस की मीनिंग। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कि क्या होगा, थोड़ा सा थेवी कि अगर वीक पार्ट में हो गया, वीक पार्ट में इसका इन्फ्लामेशन हो गया या आइटिस हो गई या स्वेलअप हो गया, थिक हो गया, एवरीथिंग अगर कुछ भी चीज़ हो चुकी है तो वहाँ पे फिर डायवर्टिकुलम भी हो सकता है। ये तो हमने किया दही सेंस पढ़ा, लेकिन अगर उसमें इस एरिया में फेरेंजियल डायवर्टिकुलम होगा, डायवर्टिकुलम का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स का कुछ पाउच है, जैसे कि यहाँ पे फेरिंग्स हो गई, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज और ये थायराइड कार्टिलेज, इनके बीच में यहाँ पे अगर ऐसा पाउच लाइक कुछ बन गया, आउट ग्रोइंग पार्ट या आउट फॉर्मिंग पार्ट, जो आउट पाउचिंग हो जाती है उसे हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। तो डायवर्टिकुलम जो है वो इसी से होगा। तो यहीं से अगर अंदर में अगर थिकनेस आ रही है तो वो होगा कीलियन डेहिसेंस, लेकिन अगर बाहर में अगर आउट पाउचिंग हो रही है तो इसे हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। तो ये फेरेंजियल डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है। तो ये दो टर्म है, तो ये आ गई होगी आपको समझ में। फिर हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंजियल मसल, तो फेरेंजियल मसल के जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होंगे, तो इसमें जो है गैप्स दिखाई देंगे जो फेरेंजियल मसल्स है हमारी, है ना। जैसे कि एक एक गैप के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कैसा, ये हमारा बेस ऑफ स्कल है, बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, है ना। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये वाला, इसको फील करता है हमारे पास में फेरिंगो बेसिलर फेसिया, है ना। फेरिंगो बेसिलर फेसिया जो है ये बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच के गैप को फिल करता है। फर्स्ट हो गया गैप बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ स्कल, इनके बीच का जो गैप है इसे करता है फेरिंगो बेसिलर फेसिया, है ना। इस डायग्राम से अच्छा यहाँ दिखेगा, बेस ऑफ स्कल है ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये बेस ऑफ स्कल सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना। तो इनके बीच में जो भी चीज़ें आ रही है, जैसे कि मसल्स आ रही है, कौन सी मसल आ रही है, लेविटर वेली पैलेटिनिटी मसल आ रही है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी आ रही है, ऑडिटरी ट्यूब यहाँ से पास हो रहा है, तो इनके बीच में इतने सारे सर्फेसेस आ रहे हैं, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच भी आ रही है। तो ये चार जो स्ट्रक्चर है ये हमारे बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में गो थ्रू हो रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। तो उनके बीच में चार चीज़ें, ऑडिटरी ट्यूब, लेविटर वैली पैलेटिनिटी मसल, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये चार चीज़ें जो पास हो रही है और इसको कवर करने वाला है फेरिंगो बेसिलर फेशिया, ठीक है। ये कवर हुआ। उसके बाद में है गैप बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर।
ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये हमारा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, इनके बीच में भी गैप है। तो इनके बीच के जो गैप है उसको फील करती है हमारी स्टाइलोफेरेंजियल मसल और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, स्टाइलोफेरेंजियल मसल और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इनके बीच के गैप को फील करती है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास में गैप बिटवीन मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अब मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में भी गैप है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कवर करती है हमारे पास में सुपीरियर लेरेंजियल वेसल और दूसरी है हमारे पास में थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये दो चीज़ें जो है ये हमारी कवर करती है। इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स भी होती है, ये जो हमारे पास में फ्लेक्सेस दिख रहे हैं, वेनस फ्लेक्सेस है ना, तो ये हमारी जो नर्व है ये चीज़ें हमारी इन्फीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच के गैप को कम करती है। फिर लास्ट है हमारे पास में इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और यहाँ पे आएगा ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस और हमारे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इनके बीच का जो गैप है उसे कवर करती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इन्फीरियर लेरेंजियल वेसल, है ना। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इन्फीरियर लेरेंजियल वेसल, ये दो चीज़ें जो है ये फील करती है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इसोफेगस के बीच के गैप को। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर जो है फेरेंजियल मसल्स के वो समझ में आ गए, है ना, कैसे कैसे गैप था। 4 गैप मिलेंगे हमें, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बेस ऑफ स्कल के बीच में, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल मीडियल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में, मीडियल कॉन्स्ट्रिक्टर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इसोफेगस के बीच में। ये 4 गैप मिले, हमने देख लिया उनसे कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, कैसे उनको फील कर रहे हैं, कैसे गैप फील कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें ठीक है। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई जो है वो जैसे कि नर्व सप्लाई अगर हम देख लें कि फेरेंज में कौन सी नर्व सप्लाई है, तो फेरेंजियल फ्लेक्सिस जो है, फेरेंजियल फ्लेक्सिस के जो नर्व है वो पास आउट होगी, लेकिन वो चीफली कहाँ सप्लाई करेगी, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में। फिर इसके मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में कुछ है जैसे कि फेरेंजियल ब्रांच होगी, मतलब कि वो तो वैगस की ब्रांच है, तो वो एसेसरी क्रेनियल एसेसरी नर्व उससे पास होगी। फिर फेरेंजियल ब्रांचेस है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की, तो वो ग्लॉसोफेरेंजियल मतलब कि लेवेटर वैली पैलेटिनिटी मसल को करेगी, है ना, जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि जो मोटर नर्व होती है वो सारी मतलब फेरिंग्स की सारी मसल्स को सप्लाई करती है, स्टाइलोफेरेंजियल मसल्स को छोड़ के, क्योंकि स्टाइलोफेरेंजियल जो मसल है इसको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को करेगी हमारे पास में एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। जब हमने यहाँ पे पढ़ा था इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इसोफेगस के बीच का जो गैप है वो कौन करेगा, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इन्फीरियर लेरेंजियल वेसल, है ना, ये जो दो चीज़ें थी वो कवर करेगी। इसीलिए इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को रिकरेंट एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो करेगी और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर को करेगी हमारे पास में फेरेंजियल फ्लेक्सिस जो है वो करेंगे। उसमें से भी एसेसरी नर्व करेगी, वैगस जो है कुछ एसेसरी नर्व के फाइबर्स को कंटेंट की होती है तो वो करेगी, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी करेगी, और कुछ सुपीरियर सर्वाइकल सिम्फेटिक गैंग्लियंस ये भी जो है ये फेरेंजियल ब्रांचेस हैं तो ये भी कवर अप करेगी। ठीक है, तो ये हमारी नर्व सप्लाई होगी। अगर हम ऑडिटरी ट्यूब को देखें, है ना, ये रहा, ये हमारा ऑडिटरी ट्यूब, तो क्या है, इसे हम कहते हैं स्टीशियन ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब को हम स्टीशियन ट्यूब भी कहते हैं या हम इसे कहते हैं फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब। अब फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब जो है वो टम्पेट शेप का होता है ना, टम्पेट शेप का होता है। इसका जो चैनल है वो मिडिल ईयर से नेसोफेरिंक्स तक के कवर करके रखता है ना। इधर में ऑडिटरी ट्यूब्स होंगे, इधर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसके ऊपर में यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब होगा, तो ऑडिटरी ट्यूब से हमारे पास और नेसोफेरिंक्स तक के ना, ऊपर तक के नेसोफेरिंक्स तक के यहाँ पे होगा हमारे पास में एक शेप, मतलब कि जो कवर करने वाला है, तो वो होता है हमारा ऑडिटरी ट्यूब, है ना। नेसोफेरिंक्स से हमारे नेसोफेरिंक्स से मिडिल ईयर कैविटी को फिल करने वाला या कनेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है हमारा टिम्पैटिक चैनल। ठीक है, या टिम्फेटिक शेप्ड का होता है, ऑडिटरी ट्यूब होता है। ठीक है, फिर ये जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि डायरेक्टेड होता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और थोड़ा मीडियली होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, नीचे की तरफ फॉरवर्ड और मीडियली होता है। ये जो है ये सजाइटल सेक्शन से 45 डिग्री बनाता है और हॉरिजेंटल सेक्शन से 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो होता है, एक बोनी पार्ट होता है इसका और एक कार्टिलिजीनियस पार्ट होता है। जो बोनी पार्ट होता है वो रहता है पोस्टीरियर और लेटरल 1/3। ठीक है, पोस्टीरियर और लेटरल 1/3 जो है ये इसका बोनी पार्ट होता है जो कि 12 mm लॉन्ग होता है, और ये पिटेरियस टेम्पोरल
जो बोन है उसके पास में ये होता है टिम्पैनिक प्लेट से, ठीक है। फिर इसका जो लेटरल एंड होता है ये वाइड होता है, जो कि मिडिल ईयर कैविटी में ओपन की एंटीरियर वॉल पे ओपन होता है, ठीक है। फिर इसका जो मिडिल एंड होता है वो थोड़ा सा नैरोवर होता है, जो कि अटैच करता है कार्टिलेजिनियस पार्ट से ऑडिटरी ट्यूब के। फिर इसका जो ल्यूमेन है ये भी जो है वो वाइडेस्ट होता है साइड टू साइड में, ठीक है। फिर अगर हम इसके रिलेशन देखें ऑडिटरी ट्यूब के, तो सुपीरियर रिलेशन जो होगा ये होगा कैनाल से, मतलब कि जो इसकी टिम्पैनिक जो टेंसर टिम्पैनिक की जो कैनाल है उससे होगा। मीडियली कैरोटेड कैनाल से होगा। लेटरली ये होगा कॉर्डा टिम्पैनी से, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड से, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से इसका रिलेशन होगा। फिर अगर इसका कार्टिलिजीनियस पार्ट अगर हम देखें तो इसका जो कार्टिलिजीनियस पार्ट होता है वो एंटीरियर और मीडियल टू थर्ड बनाता है ट्यूब का, जो कि 25 mm लॉन्ग होता है ना। ये होता है 25 mm लॉन्ग और ये होता है 12 mm लॉन्ग, ठीक है। फिर ये जो ट्यूब है ये लाई करता है सर्कस, मतलब कि इसका जो ग्रूव है ये स्फेनॉइड, मतलब कि स्फेनॉइड के ग्रेट विंग से और पेट्रोलियस टेम्पोरल के एपेक्स दोनों के बीच में इसका ग्रूव होता है, जो कि बनता है ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ कार्टिलिजीनियस से, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ कार्टिलिजीनियस से बनता है। फिर इसके जो कर्व्स हैं वो सुपीरियरली और मीडियली ट्यूब की वॉल में चले जाते हैं। जो इसका लेटरल वॉल होता है और फ्लोर होता है वो कम्प्लीटली फाइबर से बना होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है। इसका जो एपेक्स होता है वो मीडियली प्लेस्ड होता है बोनी पार्ट से। इसका जो बेस होता है वो फ्री होता है और बनाता है ट्यूबल एलिवेशन, जो कि नैरोफेरेंस का है। फिर इसके भी रिलेशन देख लेते हैं, तो इसके रिलेशन में आएगा एंटेरो लेटरल, ठीक है। एंटेरो लेटरल में होगा इसके पास में टेंसर विली पैलेटिनिटी, मैंडिबुलर नर्व और उसकी कुछ ब्रांचेस, ऑप्टिक गैंग्लियंस होंगे, कॉर्डा टिम्पैनी होगी और मीडियल मेलेंजियन आर्टरी होगी, ठीक है। और पोस्टेरोमीडियल में होगा इसके पास में पेट्रस टेम्पोरल, लेवेटर वैली पैलेटिनिटी जो मसल होगी वो इन्फीरियर सरफेस पे अटैच्ड होगी, किसके साथ में, इस फिग्नो फेरेंजियल के पास में, जो कि फेरेंजियल की ओपनिंग है लोअर पार्ट की, ठीक है। फिर अगर हम इसका वेस्कुलर सप्लाई अगर हम देखें ऑडिटरी ट्यूब का, तो वेस्कुलर सप्लाई में जो आर्टियल सप्लाई होगी यहाँ पे इसकी ब्रांच होगी असेंडिंग फेरेंजियल की ब्रांच होगी, जो कि मिडिल मेलेंजियल आर्टरी है। फिर इसकी ट्रिगॉइड कैनाल होगी आर्टरी की। अगर इसका वेनस ड्रेनेज देखें तो वेनस ड्रेनेज में फेरेंजियल और ट्रिगॉइड फ्लेक्सेस ये होंगे। अगर लिम्फेटिक देखें तो लिम्फेटिक में रेट्रो फेरेंजियल नोड्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर अगर इसके ऑडिटरी ट्यूब के अगर हम फंक्शन देखें तो ऑडिटरी ट्यूब जो है ये जो ट्यूब है वो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा मिडिल ईयर कैविटी को एक्सटर्नली। और ये जो इक्वल एयर का जो प्रेशर है ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर जो है उसको इक्वल प्रेशर प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो जब हम ये जो ट्यूब है ये क्लोज होता है और क्लोज हो जाता है, अगर ये कब ओपन होगा, जब हम कोई फूड को इनगल्फ करेंगे या हम यॉर्निंग करेंगे या स्नीजिंग करेंगे, ये जब एक्शन होते हैं तो ये टेंसर वैली पैलेटिनिटी और लेविटर वैली पैलेटिनिटी मसल्स के एक्शन की वजह से हमारा जो ऑडिटरी ट्यूब है या वो जो ट्यूब है वो ओपन होगा, अदरवाइज ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑडिटरी ट्यूब होगी। अब हमारे पास में टॉपिक है डिगोल्टिलेशन, मतलब कि हम कैसे स्वेलिंग करते हैं। जब हम किसी भी फूड को इनहेल करते हैं हमारी ओरल कैविटी से, जब हमने किसी भी फूड को ले लिया, ठीक है, अपनी ओरल कैविटी में ले लिया, तो वो 3 स्टेजेस में हमारे इसोफेगस के पास पहुंचता है। यहाँ से हमने फूड लिया तो यहाँ से इसोफेगस तक पहुंचने के लिए उसकी 3 स्टेजेस होती है। तो हम उस स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि वो स्टेजेस कैसी होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमने रोटी ली है ना, हमने रोटी सब्जी लिया खाने के लिए, तो हमने उसे अपनी टंग में तो ले जा लिया, लेकिन हमारा मन नहीं है कि हम उसे च्यूइंग करें, तो हम च्यूइंग उसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, कि हमें उसे च्यूइंग करना है नहीं करना है। लेकिन जैसे हमने उसे च्यूइंग कर लिया और वो हमारे ओविला से अंदर चला गया है ना, इधर अंदर चला गया फूड, तो उसके बाद में जो सेकेंड और थर्ड स्टेज होती है इसोफेगस तक पहुंचने के लिए वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मतलब कि वो दोनों का जो स्टेजेस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। जब हमने चबाया, हमने जैसे इंटर किया, वो हमारे कंट्रोल में है कि हम उसे चबाएंगे नहीं चबाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो वॉलेंट्री स्टेज होती है। कैसी होगी कि जो हमारे एंटीरियर, जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं और जब हमें उसे ब्रेक डाउन करना होता है, तो जो हमारी टंग होती है वो ऊपर की तरफ, मतलब कि टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये वाला जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। कहाँ पे,
ये टंग का जो पार्ट है ऊपर की तरफ चला जाएगा इधर हार्ड पैलेट में, ठीक है, हार्ड पैलेट के चला जाता है और हमारे फूड को ही हार्ड पैलेट में ऊपर प्रेस करता है, ताकि जो और टंग की जो इंट्रेंसिक मसल है वो हार्ड पैलेट से प्रेस आउट करती है, और सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मसल्स भी स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा अपना वो देती है, कंट्रीब्यूशन देती है कि हम कैसे मतलब फूड का ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो हमारी जो फूड होता है उसे हमें ब्रेक डाउन करना होता है, उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है टंग की, जो कि हार्ड पैलेट्स में जाके ओवरलैप करती है, ताकि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके, वो बोलस में कन्वर्ट हो सके। जब वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस बोलस को, उस फूड पार्टिकल को हमारे जो टंग है उसे पोस्टीरियर पार्ट में, टंग के पोस्टीरियर पार्ट में भेज देती है, ताकि वो ओरल कैविटी में चले जाए, ठीक है। जब ओरल कैविटी में जाने के लिए होता है, जब पोस्टीरियर पार्ट में हमारा फूड आता है तो हमारा जो ओव्यूला होता है सॉफ्ट पैलेट में एक डाउन प्रोजेक्शन होता है टंग में, मतलब सॉफ्ट पैलेट में टंग के ऊपर में, टंग के पोस्टीरियर पार्ट में, तो उस ओविला में जो ओविला होता है वो क्लोज हो जाता है, और ताकि हमारा जो बोलस है वो ओरल कैविटी में चला जाए, ठीक है। फिर जो हमारी हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन जो है ये हमारी ऊपर चली जाती है, ठीक है, हायोइड बोन ऊपर चली जाती है और सामने की तरफ आ जाती है, किसकी वजह से, सुप्रा हायोइड मसल की वजह से। फिर टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो भी ऊपर की तरफ आ जाता है, ताकि जो स्टाइलोग्लॉसी और पैलेटोग्लॉसल आर्च जो है पैलेटोग्लॉसी के, वो पीछे की तरफ ना आ जाए, ठीक है, उसका जो फूड है वो ऊपर की तरफ ना आ जाए, वापस से बैक फ्लो ना हो फूड का, इसीलिए ये जो इंस्पिंचर या मसल्स है वो क्लोज करके रखती है। जब हमारा फूड एक बार नीचे आ जाता है तभी तो वो इनवॉलेंट्री हो जाता है ना, फिर वो अपने तरीके से काम करता है, वो हमारे तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। फिर जब हमारा जो बोलस है वो ओरोफेरेंजियल स्थमस या ओरोफेरिंग्स में जब चला जाता है तो हमारी सेकेंड स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है। तो सेकेंड स्टेज जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इस स्टेज की टाइम पे क्या होता है कि जो फूड है ये हमारे ओरोफेरिंग्स में चला जाता है, फिर ओरोफेरिंग्स के बाद में डायरेक्ट वो फिर नीचे लैरिंगोफेरिंग्स में आ जाता है। तो लैरिंगोफेरिंग्स में आने के बाद में हमारा जो नेसोफेरिंग्स होता है, नेसोफेरिंगल स्थमस जो होता है वो क्लोज हो जाता है सॉफ्ट पैलेट की लेविटर वैली पैलेटिनिटी और टेंसर वैली पैलेटिनिटी मसल्स के थ्रू। फिर हमारा जो फूड है वो नोज़ में इंटर ना कर पाए, इसीलिए वो हमारे नोज़ के प्रिजर्वेशन के लिए या प्रिवेंट के लिए वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिर लैरिंग्स का जो इनलेट होता है, तो लैरिंग्स का इनलेट क्लोज हो जाता है किससे, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से या एरी एपिग्लॉटिक या ऑब्लिक्यू एरिकनॉइड मसल से, ताकि जो हमारा फूड बोलस है वो हमारे लैरिंग्स में ना चला जाए, है ना, वो फेरिंग्स में ही रहे और फेरिंग से फिर वो इसोफेगस में चला जाए, है ना, तो हमारे लैरिंग्स में ना जाए, इसीलिए हमारी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, एरी एपिग्लॉटिक मसल और एरिकनॉइड ऑब्लिक मसल ये जो है ये प्रिवेंट करके रखती है फूड को कि वो इधर ना जाए हमारी लैरिंग्स के इनलेट में, ठीक है। फिर जो लैरिंग्स और फेरिंग्स का जो एलिवेशन होता है जो हायोइड बोन के पीछे होता है ना, हाइट बोन के पीछे ही है ना हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स, इनका जो इनलेट होता है वो हाइट बोन के पीछे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है ताकि वो बोलस को पुश कर सके नीचे की तरफ, और एपिग्लॉटिस जो है पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो कि लैरिंग्स के इनलेट को क्लोज कर देता है, ताकि जो हमारा फूड है वो ना जा सके। क्योंकि जब भी हम ग्रेविटी की वजह से जो हमारा जो फूड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर की वजह से उसकी हेल्प से हमारा और पैलेटोग्लॉसल, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और पैलेटोफेरेंजियल, इनकी वजह से हमारे ग्रेविटी की वजह से हमारे पास में यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना फूड का। उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेज भी हमारी इनवॉलेंट्री होती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड है वो पास हो जाता है कहाँ पे, ओरल सॉरी लोअर पार्ट में, फेरिंग्स के लोअर पार्ट में, और फेरिंग्स के लोअर पार्ट मतलब कि इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर पे आ गया। सेकेंड स्टेज में वो सुपीरियर और मिडिल में था, है ना, सेकेंड में वो सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में था, उसके बाद में वो इन्फीरियर में आ गया। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में आने के बाद में वो फेरिंग्स के लोअर पार्ट में आ गया, फिर वो इसोफेगस में चला गया, और इसोफेगस में चला गया कॉन्स्ट्रिक्टर से, तो उसके बाद में इसोफेगस से तो फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ देखना था, हमारी थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो चुकी, तो हमें सिर्फ इतना देखना था कि हमारा ओरल कैविटी से इसोफेगस तक के जाने का जो है ड्यूरेशन या स्टेजेस, हमें सिर्फ वो कवर करनी थी कि हमने खाया, फिर हमने ओरोफेरिंग्स में रखा, कैसे हेल्प हुई, कैसे स्टेजेस हुई, तो ये हमारी वॉलेंट्री। उसके बाद में ओरोफेरिंग्स में आया तो इनवॉलेंट्री हो गई, उसके बाद में फिर वो लेरिंगोफेरिंग्स में आया तो भी इनवॉलेंट्री थी, फिर वो ईसोफेगस में आ गया, तो ईसोफेगस के बाद में तो आप सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हैं कि ईसोफेगस के बाद में वो स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वो स्टोर होगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर वो एनएस से बाहर निकल आएगा, है ना, ये सारे प्रोसेस आप जानते, पर आप ये नहीं जानते थे कि हमारे जो डीग्लूटिनेशन है उसकी स्टेजेस क्या होती है। सो आई विश कि आपको पसंद आया होगा, है ना। तो हमने आज डिस्कस किया है वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग,
है ना। वॉल्डेयर लिम्फेटिक रिंग, इसमें हमने पैलेटाइन टॉन्सिल को एक्सप्लेन किया, उसकी बॉर्डर, सर्फेसेस, पोल्स, है ना। फिर उसका आर्टियल सप्लाई टॉन्सिल का, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, उसकी हिस्टोलॉजी हमने देखी, क्लिनिकल एनाटमी हमने देखी, टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलाइटिस और कीलियन डेहिसेंस, ठीक है, ये चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर देखे कि बेस ऑफ स्कल से हमारे ईसोफेगस तक के जितने भी गैप आ रहे हैं उसमें कौन सी मसल है, कौन सी आर्टरी वेन है, कौन से स्ट्रक्चर्स इससे पास हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर हमने ऑडिटरी ट्यूब देखा, है ना, उसकी नर्व सप्लाई देखी, उसके रिलेशंस देखे ऑडिटरी ट्यूब के। फिर हमने सॉलिंग की मेथड देखी कि हम माउथ से ईसोफेगस तक के हमारा फूड किस स्टेजेस में पहुँचता है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। सो आई विश कि आपको पसंद आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइज।